नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर आज हम कारक टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। आज दूसरी कक्षा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं कारक की। और कल तक हम लोगों ने क्या जानने का प्रयास किया? कारक शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास किया, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और ये होता क्या है, ये भी हमने समझने का प्रयास किया। साथ में कारकों के भेद, उनको याद रखने का एक शानदार तरीका और उनकी विभक्तियां, साथ में उनके लक्षण को भी हमने जानने का प्रयास किया। आज हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम एक एक कारक को उठाएं और एक एक कारक को समझें और उसके उदाहरण भी हम लोग डिस्कस करें, जिससे ये टॉपिक से अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी से आ जाइए। आशा कर रहा हूं कल वाली क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी, मजा आ गया होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी से आ जाइए, फिर हम शुरू करते हैं। आ ही रहे हैं अभी। तैयार रहा करो बिल्कुल एकदम। 9 बजे, ठीक 9 बजे मैं क्लास चालू कर देता हूँ। हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है, ये गुड न्यूज़ है कि आपकी एग्जाम डेट भी आ गई है और हमारे पास पर्याप्त समय है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जून में आपकी परीक्षा है। हम अप्रैल में आपका सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर देंगे। बड़े प्यारे ढंग से अप्रैल में आपका सिलेबस पूरा कर देंगे हम, ठीक है। और अप्रैल में सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आपके पास पूरा 1 महीना बचेगा, जिसमें आप शानदार रिवीजन कर सकोगे, जिसमें आप शानदार प्रैक्टिस कर सकोगे, ठीक है। और अभी मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपका सैटरडे वीकली रिवीजन भी चालू कर दूँ। बस थोड़े से भी काम अटके हुए हैं और भी क्लासेस चल रही हैं, तो वो अभी पूरी होने वाली हैं, 1-2-3 दिन में ही पूरी हो जाएंगी। तब आपके लिए ये चीज़ मैं शुरू कर दूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो, आज ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, देखते हैं करके आज कि आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि सर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करो। चलो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं आज, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है कारक। क्या चल रहा है बाबू? हमारा टॉपिक चल रहा है कारक। तो कारक नामक टॉपिक जो हमारा चल रहा है, इसमें हम सीधे ही कहाँ पर चलते हैं? इसमें हम सीधे ही चलते हैं हमारे कारक के भेदों पर। और सबसे पहले नंबर पर हमारा कौन सा आ जाता है? सबसे पहले नंबर पर हमारा आ जाता है कर्ता कारक। कौन सा आ जाता है? कर्ता कारक हमारा आ जाता है। कर्ता कारक, कर्ता कारक हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो कर्ता कारक क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ, अब कोई नहीं, एग्जाम डेट आ गई है, वो बात ठीक है। अभी आप पढ़ने पे ध्यान दो, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम डेट नहीं भी आती या आ भी गई है तो हम इसी अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, क्योंकि जल्दी हम मार्च में ख़त्म कर दें, ये कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। रिलैक्स होकर के तरीके से पढ़ेंगे, जिससे पेपर में फुल आउट ऑफ फुल नंबर आए, एक भी नंबर कम या ज़्यादा ना हो हमारा, है ना। 37 में ज़्यादा भी ना हो जाए, वो भी गड़बड़ है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, कर्ता कारक यहाँ पर लिखा हुआ है। कर्ता का मतलब क्या होता है? तो अगर आप इस शब्द को यहाँ पर पकड़ेंगे, इस शब्द को यहाँ पर पकड़ेंगे, तो कर्ता का मतलब होता है क्या? कर्ता का मतलब होता है क्रिया को करने वाला। सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे? क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, काम को करने वाला। तो क्रिया को जो करने वाला होता है उसी को क्या कहा जाता है? कर्ता कारक। यानी कि जिसके द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, उसको क्या उसको क्या कहते हैं? उसको कर्ता कारक कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल आपका देखा था, एग्जाम्पल समझने का प्रयास किया था कि राम ने रावण को मारा, या हमने देखा था रीमा ने चम्मच से चावल खाया। तो इस तरह की स्थितियां अगर आप देखें यहां पर, तो वो कर्ता कारक, राम और रीमा वहां पर कर्ता हो गई थी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो पूछी जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो पूछी जाती है विभक्ति। कई बार विभक्ति पूछी जाती है, तो विभक्ति क्या होगी? एकदम पूछेगा कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या होगी। तो बाबू, कर्ता कारक की विभक्ति के बारे में आपको स्पष्ट रूप से बोल देना है। कर्ता ने क्या होती है? कर्ता ने, कर्ता ने। तो ने जो होती है ये कर्ता की विभक्ति होती है। और ये जो होती है, आप इनडायरेक्टली एक बात कह सकते हो कि ये पहचान भी होती है। क्या होती है? ये पहचान भी होती है। पहचान, ये पहचान भी है। जैसे ही आपको ये न दिखाई देगा, मतलब कि आप यहां पर एक चीज देखो, अगर कहीं पर ये ने लिखा हुआ है और उसके पहले यहां पर कुछ है,
तो वही क्या है, वही हमारा क्या है, वही हमारा यहाँ पर कर्ता है। इस बात को आपको समझ लेना है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से जान लेना है, क्योंकि विभक्तियों को क्या कहा जाता है, विभक्तियों को परसर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं, परसर्ग। पर मतलब बाद में, सर्ग मतलब चलने वाली या लगने वाली, तो बाद में लगने या चलने वाली को परसर्ग कहा जाता है। तो ये एक पहचान है। कहीं कहीं पर इसके बारे में, विभक्ति के बारे में एक पॉइंट तो ये लिखा हुआ है, एक पॉइंट यहां पर और लिखा होता है कि शून्य विभक्ति होती है। शून्य, शून्य का मतलब है कि वहां पर कोई भी विभक्ति देखने के लिए नहीं मिलती है, यानी कि विभक्ति का लोप हो जाता है। यानी कि विभक्ति का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, विभक्ति का लोप हो जाता है। अभी एक एग्जाम्पल से सब समझाऊंगा। विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति का लोप हो जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छे से आपको जान करके चलनी है। कमेंट्स कम कीजिए, पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और मेरे साथ लिखते जाइए। उससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत हो जाएगी। अब हम जब ये जान गए हैं कि कर्ता कारक मतलब क्रिया को करने वाला, विभक्ति होती है ने, और वही इसकी पहचान होती है। कहीं कहीं पर इसकी विभक्ति जो है वह शून्य भी लिखी रहती है, यानी कि विभक्ति का लोप हो जाता है। तो वह कैसे होता है और किस तरह होता है, यहां पर एग्जाम्पल सबसे पहले समझो, उदाहरण सबसे पहले समझो। उदाहरण, जैसे उदाहरण में हम लोग लिखें कि राम राम ने राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। जैसे ही आप बोलोगे कि राम ने पुस्तक पढ़ी, तो आपको अगर पेपर में पूछेगा कि भाई यहां पर कर्ता कारक कौन सा है, पेपर में तुरंत आपसे पूछेगा कि भाई कर्ता कारक कौन सा है, तो आपको तुरंत पकड़ना चाहिए भाई कर्ता कारक की विभक्ति तो ने होती है, और ने के जो सामने है, ने के जो सामने है वही क्या है, वही हमारा कर्ता कारक है। यानी राम यहां पर क्या है, राम यहां पर कर्ता कारक की भूमिका में हमको दिखाई दे रहा है, और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप कारक की पहचान कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप कारक की पहचान कर सकते हो और पकड़ सकते हो। जैसे और भी एग्जाम्पल इसमें आपके द्वारा लिखे जा सकते हैं कि जैसे इसमें हम लिखें दूसरा एग्जाम्पल, एक उदाहरण हमने यहां लिखा, एक उदाहरण हमने यहां लिखा, एक उदाहरण हम यहां पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं दूसरे उदाहरण में, कि जैसे अमित ने आम खाया, अमित ने आम खाया, अमित ने आम खाया, अमित ने आम खाया, अमित ने आम खाया। तो यहां पर आप देखो कि आप कैसे पता लगा सकते हो, तो आप बहुत सरलता से इस चीज का पता लगा सकते हो यहां पर सीधे, कि भाई कारक कौन है, कर्ता कारक कौन सा है, तो ने विभक्ति है, और ने विभक्ति के सामने जो है वही हमारा क्या है, वही हमारा कर्ता कारक है। ये बहुत सरल तरीका है पता करने का, ये बहुत सरल तरीका है पता करने का कि कहीं पर कर्ता कारक है कि नहीं। तो इस तरह की कंडीशन में आपको आराम से पता लग जाएगा, आप आराम से चीजों को देख सकते हो। पर अगर स्थिति क्या बन जाए, अगर स्थिति क्या बन जाए कि भाई कारक की विभक्ति का लोप हो जाए, वो दिखे ही ना, मतलब कि ये ने जो है ये गायब हो जाए, और फिर भी भाई ने नहीं होगा, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर ने गायब हो जाता है ना, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर ने गायब हो जाता है। बिल्कुल, अमित तो होगा ही वहां पर, हाँ, जहां पर क्या हो जाता है, जहां पर ने गायब हो जाता है, तो वहां पर आपके द्वारा कैसे पता किया जाएगा कि वहां पर कर्ता कारक है कि नहीं। तो आपको इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को पकड़ लेना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कर्ता कौन है, तो क्रिया को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप चीजों को समझने का प्रयास करिए तो आपको पता लग जाएगा। जैसे यहां पर हम लिखते हैं विभक्ति का लोप, जैसे हम यहां पर लिखते हैं विभक्ति का लोप, आज अच्छा दिख रहा होगा आपको, विभक्ति का लोप, विभक्ति का लोप। तो विभक्ति के लोप में आप यहां पर पॉइंट लिखिए, आप कुछ बताने का प्रयास करिए अगर बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हाँ ठीक है। तो विभक्ति के लोप में जैसे आप यहां पर लिखें, जैसे आप यहां पर लिखने का प्रयास करें कि इंद्रसेन हंसता है, जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, 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 इंद्रसेन, इंद्रसेन हंसता है,
जैसे आपने लिखा इंद्रसेन हंसता है, इंद्रसेन हंसता है। जैसे आप यहां पर उदाहरण लिखें कि मीरा रो रही है, मीरा रो रही है, मीरा रो रही है, मीरा रो रही है। जैसे इसमें लिखें पक्षी चहक रहे हैं या पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। जैसे आपने यहां पर ये लिख लिया, ये पक्षी उड़ रहे हैं। तो आप यहां पर ये नोटिस करने का प्रयास करो मेरे प्यारे कि यहां पर आपको ने विभक्ति का लोप हो रहा है। किसका? विभक्ति का लोप हो रहा है। ने जो है वह गायब, लोप होने का मतलब है गायब होना। तो ने जो है वो गायब हो गया है। अब आप में से जितने लोग आश्रित हैं इस बात पर हाँ, आप में से जितने लोग आश्रित हैं कि भाई हम तो ने को देख करके उत्तर लगा लेंगे, जैसे जैसे आपने यहां पर देखा कि भाई हम तो ने देखेंगे, उसके पहले जो है वही हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। बट बाबू एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहां पर तो ने है ही नहीं, यहां पर तो केवल इंद्रसेन लिखा हुआ है, केवल मीरा लिखी हुई है और केवल पक्षी लिखा हुआ है। तो इस सिद्धांत में आप एक चीज लिखिए, एक पॉइंट यहां पर लिख लीजिए नोट के तौर पर कि अकर्मक क्रिया जब यूज होती है, क्या होती है? अकर्मक क्रिया। थोड़ा सा मैं समझाता हूं इसके बारे में भी, हालांकि आप में से कुछ लोगों के लिए अकर्मक क्रिया शब्द बिल्कुल नया होगा, पर फिर भी मैं बताता हूं। अकर्मक क्रिया के साथ ने का लोप हो जाता है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्ता कारक की विभक्ति, कर्ता कारक की विभक्ति, अकर्मक क्रिया के साथ कर्ता कारक की विभक्ति, कर्ता कारक की विभक्ति, कर्ता कारक की विभक्ति, ने का, ने का, ने का लोप हो जाता है, ने का लोप हो जाता है। कर्ता कारक की विभक्ति जो ने है उसका लोप हो जाता है अकर्मक क्रिया वाली में। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है आपको पता होना चाहिए। अकर्मक क्रिया, अ मतलब नहीं, कर्मक मतलब कर्म वाली, यानी कि ऐसी क्रिया जहां पर कर्म अनुपस्थित है। ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जहां कर्म अनुपस्थित है, जहां क्या है, जहां कर्म क्या है, जहां कर्म अनुपस्थित है, जहां कर्म अनुपस्थित, जहां कर्म अनुपस्थित है, जहां कर्म अनुपस्थित है। और कर्म क्या होता है आपको ये बात कल ही मैंने बताई कि क्रिया पर जिसका लोप क्या होता है, लोप होना मतलब गायब होना, लोप होना मतलब गायब होना, लोप होना मतलब गायब होना, गायब हो जाता है, दिखता नहीं है। ठीक है, लोप होने का मतलब है गायब होना। मैंने बोला तो था कि लोप होने का मतलब गायब होना। तो ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको समझना है कि अकर्मक क्रिया के साथ कर्ता कारक की विभक्ति जो ने है उसका लोप हो जाता है। अकर्मक क्रिया यानी कि जहां पर कर्म अनुपस्थित रहता है, अ मतलब नहीं, कर्मक मतलब कर्म वाली, तो यानी कि कर्म वहां पर नहीं है। और कर्म क्या होता है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था, राम ने रावण को मारा, इतना हम मान लें, तो राम तो मारने वाले हो गए, मरा कौन? रावण मरा। रीमा ने चावल खाए, रीमा तो हो गई खाने वाली, कर्ता हो गई, खाया कौन गया? चावल को खाया गया। तो जिस पर असर पड़ता है क्रिया का उसको कर्म कहा जाता है। अब आप यहां पर देखो, इंद्रसेन हंसता है, तो यहां पर इंद्रसेन है और हंसता है, मीरा है और रो रही है, मतलब कि यहां पर कर्ता है और क्रिया है, यहां पर मीरा है और क्रिया है, यहां पर पक्षी है और क्रिया है, यहां पर कर्म अनुपस्थित है। तो जहां पर कर्म नहीं होता वहां पर क्या रहता है? वहां पर जो ने ये आपकी विभक्ति है इसका लोप हो जाता है। जैसे और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, इसमें अच्छे तरह से समझ सकते हो कि बालक चिल्ला रहे हैं, बालक चिल्लाते थे, बालक चिल्लाते थे। तो आप यहां पर देखो बालक चिल्लाते थे, तो कर्म को कैसे पता करते हैं? क्रिया के साथ अगर आप क्या लगा देते हो, थोड़ा सा ओवरलोड हो जाएगा बट मैं फिर भी बता देता हूं। क्रिया के साथ क्या लगाने पर अगर कोई आंसर मिले तो कर्म होता है। ठीक है, क्रिया के साथ क्या लगाने पर अगर कुछ आंसर मिले तो कर्म होता है। अगर थोड़ी बहुत अभी घबराहट हो जाए इस चीज को सुनकर तो घबराना नहीं है, आगे हम अभी क्रिया में जाएंगे तो चीजें बेहतर समझ में आएंगी। पर मूल बात आप ये समझ लीजिए कि अकर्मक क्रिया के साथ उसका लोप हो जाता है। जैसे आप यहीं पर लगाओ, इस जैसे ये क्रिया है हमारी, यहां पर हंसता है ना, जैसे हंसना यहां पर हमारी ये क्रिया है, हंसना। जैसे रोना हमारी यहां पर क्रिया है, जैसे उड़ना हमारी यहां पर क्रिया है, जैसे चिल्लाना यहां पर हमारी क्रिया है। तो अगर आप इसके साथ क्या लगाओगे, अगर कुछ आंसर मिला तो सकर्मक है, यानी कर्म उपस्थित है। और अगर
इसके साथ में क्या लगाने पर कुछ भी उत्तर ना मिले तो अकर्मक है। जैसे आप पूछो इंद्रसेन हंसता है, क्या हंसता है, तो आप बोलोगे भाई पागल हो गया क्या, क्या हंसता है, हंसता है बस, यानी कि क्या का उत्तर नहीं मिला। ठीक है, क्या का उत्तर नहीं मिला। भाई मीरा रो रही है, भाई क्या रो रही है, भाई क्या रो रही का क्या मतलब है, रो रही है, यानी क्या का उत्तर हमको नहीं मिल रहा है। जैसे हम कह रहे हैं पक्षी उड़ रहे हैं, भाई क्या उड़ रहे हैं, तो जैसे ही आप क्या उड़ रहे हैं, भाई क्या उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं भाई, क्या उड़ना, उड़ना क्या, उड़ रहे हैं बस, यानी कि क्या का उत्तर नहीं मिला। और बच्चे चिल्लाते थे, तो भाई चिल्लाते थे, क्या चिल्लाते थे, भाई चिल्लाते थे क्या क्या। तो आप देखो इन चारों ही जगह पर क्या है, इन चारों ही जगहों पर क्या का जवाब नहीं मिल रहा है। और जहां पर क्रिया के साथ क्या लगाने पर उसका जवाब ना मिले तो वहां पर वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया के साथ जब भी प्रयोग होता है वहां पर ने विभक्ति का लोप हो जाता है। यह बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई बात। हाँ, क्या जोड़ करके बताओ, समझ में आई बात, कोई डाउट तो नहीं है, एक बार बताओ मुझे यहां तक। एक बार मुझे बताओ अच्छे से समझ रहे हैं, मतलब कि पेपर में क्वेश्चन कैसा भी आए। हाँ, सकर्मक का मतलब क्या होता है बाबू, अ का मतलब तो हो गया नहीं और स का मतलब हो गया हाँ, यानी कि ऐसी क्रिया, अकर्मक ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म अनुपस्थित है, और सकर्मक मतलब सहित, कर्म के मतलब कर्म वाली, तो जिसके साथ में कर्म उपस्थित है वो सकर्मक हो जाती है। हाँ ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार, समझते जाओ। देखो मेरी क्लास में आप बैठे बैठे समझते जाओ, दिमाग पूरा फोकस यहीं रखो, आपको मजा आएगा। तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है विभक्ति ने का लोप हो जाता है इस कारण से। एक और पॉइंट मैं आपको समझाता हूं उसके बारे में, जो आपको जानना और देखना समझना चाहिए कि जहां पर क्या रहता है, दूसरा पॉइंट इसका, इसी का दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कि जहां जहां वाक्य में जहां वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, किसकी, कर्म की प्रधानता होती है, जहां वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, जहां वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता तो अपना काम कर ही रहा है पर कर्म की प्रधानता होती है, वहां कर्ता कारक, वहां कर्ता कारक, वहां कर्ता कारक की विभक्ति, वहां कर्ता कारक की विभक्ति, वहां कर्ता कारक की विभक्ति ने का लोप हो जाता है, ने का लोप हो जाता है, वहां कर्ता कारक की विभक्ति ने का लोप हो जाता है, वहां कर्ता कारक की विभक्ति ने का लोप हो जाता है। यह बात आपको समझनी चाहिए, यानी कि कर्म की प्रधानता होगी तो एकदम आपके दिमाग में आएगा कि कर्म की प्रधानता होने का क्या मतलब है, क्या क्या चीज होती है कर्म की प्रधानता। तो कर्म की प्रधानता का मतलब है कि क्रिया जो होवे, क्रिया जो है, क्रिया जो हो वह कर्म के हिसाब से हो, किसके हिसाब से, कर्म के हिसाब से हो, यानी कि वो कर्म के हिसाब से चलती हो, कर्म के हिसाब से हो, कर्म के हिसाब से हो, कर्म के अनुरूप हो, कर्ता के अनुरूप ना हो। जैसे आप यहां पर बहुत अच्छे से देखो, उदाहरण समझो, हम यहां पर देखते हैं क्रिया, क्रिया कर्ता के अनुरूप, क्रिया कर्ता के अनुरूप, एक पॉइंट यहां पर लिखते हैं कि क्रिया जब कर्ता के अनुरूप होगी यानी कर्ता की प्रधानता, और यहां पर हम एक पॉइंट लिखते हैं क्रिया, क्रिया कर्म के अनुरूप, क्रिया कर्म के अनुरूप, क्रिया कर्म के अनुरूप, क्रिया कर्म के अनुरूप। एक ही चीज का एग्जांपल लेंगे और उसी चीज से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम यहां पर लिखते हैं राम ने आम खाया, एक एग्जांपल हमने लिखा यहां पर, राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, तो आप यहां पर देखो कि यहां पर राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, तो राम के अनुरूप यहां पर चीजें जा रही हैं कि राम ने खाया, किसने खाया, राम ने खाया। अगर आप एक बार को आम भी हटा दोगे तो काम चल जाएगा आपका, राम ने खाया ये आपका हो जाएगा। बट जब आप यहां पर प्रधानता किसकी है, यहां पर प्रधानता राम की है, राम कौन है, राम यहां पर कर्ता है, तो जब कर्ता की प्रधानता यहां पर रहेगी तो यह स्थिति अलग रहेगी आपकी। परंतु आप इसी को कर्म की प्रधानता, कर्म क्या है यहां पर, कर्म यहां पर आम है,
क्योंकि आप जैसे ही क्वेश्चन पूछोगे, आप जैसे ही क्वेश्चन पूछोगे क्या कि भाई क्या खाया, तो क्या खाने में तुरंत आम आएगा। और आम क्या खाया, राम ने आम खाया, क्या खाया, क्योंकि क्रिया के साथ क्या लगा करके जो उत्तर मिलता है वही हमारा क्या होता है। ध्यान से सुनना, क्रिया के साथ क्या लगा करके, क्रिया क्या है, खाया, क्रिया के साथ क्या लगा करके जो हमको आंसर मिलता है वही क्या होता है, वही कर्म होता है। तो राम ने आम खाया, तो क्या खाया, तो आम खाया, तो आम ही मेरे बाबू यहां पर कर्म होगा। परंतु आप यहां पर एक चीज देखो कि यहां पर जो क्रिया है वो कर्म के हिसाब से नहीं है, वो कर्ता के हिसाब से है। हम सेम एग्जाम्पल को अब क्या करते हैं, अब यहां पर एक लिखेंगे हम, राम के द्वारा, राम के द्वारा आम खाया जाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, ये इसका वाच्य परिवर्तन कर दिया। या तो ऐसे लिख सकते हो आप, या सीधे आप यहां पर लिखो आम खाया जाता है। क्या लिखेंगे, आम खाया जाता है। हाँ, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। इस तरह से आप चीजों को लिखने का प्रयास करो। तो आप यहां पर देखो कि आम यहां पर कर्म है, आम यहां पर कर्म है, और क्रिया जो है खाया जाता है वो आम के अकॉर्डिंग है। खाया जाता है आम के अकॉर्डिंग है। क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है। क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है। तो यहां पर तो आप ये देखो कर्ता छुप भी गया, कर्ता भी छुप गया, और कर्ता भी यहां पर छुप गया है, तो उसकी विभक्ति तो छुप ही जानी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर कर्म की प्रधानता होती है वहां कर्ता कारक की विभक्ति ने का लोप हो जाता है। ये लोप होने के बारे में हमारी बात हो रही है, ये पूरा का पूरा पॉइंट है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ गई। और ये वाला देख लिया, अकर्मक क्रिया के साथ कारक की विभक्ति ने का आपका लोप हो जाता है। मेरे हिसाब से अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कर्ता कारक में, और आपने 2-3 चीजें नई भी सीख ली हैं। हम्म, हाँ, कर्म अभी अगला और करेंगे और क्लियर हो जाएगा। कारण नहीं हो गया, अरे कैसे हो गया कारण मेरे भाई। हाँ, राम के द्वारा खाया जाता, ऐसा नहीं है। ये यहां पर क्या है, आपको ऐसा लग रहा होगा, देखो जैसे कि सर राम के द्वारा आम खाया जाता है, राम के द्वारा लिखा है तो सर ये तो करण कारक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअली में क्या हो गया, जहां पर कर्म की प्रधानता होती है, आपको पता लगेगा अभी, उसको कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कर्मवाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य। ये आगे जाएगा, मैं अभी इनका जिक्र नहीं कर रहा हूं। अभी मैं जितनी बात बता रहा हूं उसको आप देखने का प्रयास करें। ठीक है, इसी का दूसरा रूप है, ऐसे नहीं लिखा जाता। जब भी आप लिखोगे कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो राम के द्वारा को गायब कर दिया जाता है, ये पॉइंट गायब हो जाता है। यही तो ये छुप करके लिखा है, तो आम खाया जाता है। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, थम्स अप करो एक बार। अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कोई हिंदी मजाक है क्या? हिंदी को समझते हैं बच्चे के, ऐसे ही आ जाएगा। हिंदी मजाक है, पूरा गंभीर व्याकरण है। अभी थोड़ी सी दिक्कत आपको इसलिए हो सकती है यहां पर क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े से नए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा गंभीरता से आप समझोगे तो आ जाएगा। एक बार रिवीजन करना, अगर दिक्कत आए तो मुझे बताना। एक दो बच्चे ऐसे हैं, पर एकदम कोर कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, आप पूरा ध्यान लगा करके पढ़ो। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, रिपीट करना जरूरी है। देखो क्या चीज है, कर्ता कारक, कर्ता क्या होता है, क्रिया को करने वाला। विभक्ति क्या होती है, ने, है ना, और यही इसकी पहचान भी होती है। विभक्ति शून्य भी मानी जाती है, यानी कि विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो आप देखो ने विभक्ति राम की तरफ इशारा कर रही है। अमित ने आम खाया, तो ने विभक्ति अमित की तरफ इशारा कर रही है। तो ये कर्ता कारक हो गए। अब कर्ता कारक की विभक्ति जो शून्य है उसका लोप भी हो जाता है। तो इंद्रसेन हंसता है, मीरा रो रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, बालक चिल्लाते हैं। अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया ऐसी जिस क्रिया के साथ में कर्म अनुपस्थित रहता है, कर्म होता ही नहीं है जहां पर, तो क्रिया का फल कहां पर पड़ता है, सीधे कर्ता पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्ता कारक की विभक्ति ने गायब हो जाती है, और साथ में जहां पर कर्म की प्रधानता होती है, यानी कि क्रिया कर्म के हिसाब से हो, वहां पर भी क्या हो जाता है, वहां पर भी कर्ता कारक की विभक्ति ने का लोप हो जाता है। ठीक है, हाँ, समझ में आएगा। देखो ऐसा नहीं है, एक दो बच्चे हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चे, 99.99% बच्चों को समझ में आ गया है। हाँ, तो
कुछ चंद बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आप रिवाइज करें, मैंने भी बताया तो उसको देखें। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा क्या आ जाता है, अब मैं ये भी अभी जैसे कर्म कर्म बताऊंगा ना, तो आपको ये चीज समझ में आएगी और ज्यादा समझ में आएगी। दूसरे नंबर पर हमारा जो कारक है वह कौन सा है? दूसरे नंबर पर हमारा जो कारक है वह कर्म कारक है। वह क्या है बाबू? वह हमारा कर्म कारक है दूसरे नंबर पर। और कर्म क्या होता है? कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक। तो इसको आप विशिष्ट तरह से ध्यान रखें। कर्म का मतलब होता है, कर्म का मतलब होता है, हमने बताया था कल भी, कर्म का मतलब, कर्म का मतलब हमने कल भी बताया था कि क्रिया का फल जिस पर पड़े, जिस पर, जिस पर क्रिया का फल, जिस पर क्रिया का फल, फल मतलब असर, क्रिया का फल पड़े, क्रिया का असर पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े। तो जिस पर क्रिया का फल असर प्रभाव पड़े उसको क्या कहा जाता है बाबू? उसको कर्म कारक कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। कर्म उसको कहा जाता है, ठीक, कर्म उसको कहा जाता है। अब यहां पर आपसे क्या पूछेगा पेपर में कि भाई कर्म कारक की विभक्ति बताओ। क्या बताओ? कर्म कारक की विभक्ति बताओ। कर्म कारक की विभक्ति बताओ। तो कर्म कारक की विभक्ति क्या हो जाती है? कर्ता ने फिर कर्म को, कर्म को। और आप कर्म कारक की पहचान भी यहीं से निकाल सकते हो कि भाई पहचान भी आपको तुरंत पता लग जाएगी। किस तरह से पहचान का आप पता कर सकते हो? तो अगर कहीं पर को लिखा हुआ है तो उसके पहले अगर कोई शब्द है तो उसको आप कर्म ही मानेंगे। क्या मानेंगे? उसको आप कर्म ही मानेंगे। उसको आप क्या मानेंगे? कर्म ही मानेंगे। परंतु आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि को विभक्ति दो कारकों की है, संप्रदान को। पर यहां पर खेल कैसे असली होगा तो अब आपको पता लगेगा, कर्म की पहचान कैसे करनी है उसके बारे में बाद में बताते हैं। पर एक उदाहरण लेते हैं, आप उदाहरण दो इसके, आप इसके उदाहरण दो, आप इसके उदाहरण दो। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हमारे पास यही था, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। ये एग्जाम्पल हमारे सामने था। उसके बाद एक एग्जाम्पल हमारा क्या था? यही वाला था। कल वाले एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अच्छे समझ में आए। रीमा ने, रीमा ने रीमा ने आम को खाया, या रीमा ने, ये अभी एग्जाम्पल नहीं लेते, इसमें सिंपल ही एग्जाम्पल लेते हैं। बहेलिये ने, बहेलिये ने चिड़िया को मारा, बहेलिये ने चिड़िया को मारा, बहेलिये ने चिड़िया को मारा। तो मूलभूत सिद्धांत आप डेवलप करो, यहां पर देखने का प्रयास करो क्या सिद्धांत है वो। राम ने रावण को मारा। तो अगर आपसे सिंपल आप अगर पूछेगा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कारक में, तो सिंपल आपको अगर पूछेगा कि भाई ये बताओ कि यहां पर कर्म कारक कौन सा है, तो आपको कर्म कारक की विभक्ति पकड़नी है, ये रही को। और इसके पहले जो है वही हमारा क्या है? वही हमारा कर्म कारक है। वही क्या है? वही हमारा कर्म कारक है। ये बिल्कुल सादा तरीका है। और सच्ची बताऊं तो अगर आप केवल इसके आधार पर कर्म कारक को पहचान कर रहे हो तो आपका पेपर में क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। बट एक पहचान के तौर पर है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं पता है, तुक्का ही मारना है, तो आप इस तरह से तुक्का लगा सकते हो। परंतु अगर संप्रदान कारक हुआ और वहां पर को विभक्ति हुई तो ये आपका गड़बड़ हो सकता है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे बहेलिये ने चिड़िया को मारा, बहेलिये ने चिड़िया को मारा, तो को है, को के सामने जो आपका आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा कर्म कारक हो जाएगा, वो हमारा कर्म कारक हो जाएगा। जैसे इसमें और भी एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो आप देख सकते हो। जैसे शिकारी ने शेर को देखा, जैसे इसमें क्या आ जाएगा? शिकारी ने, शिकारी ने, एक बार बताओ मुझे कि इसमें कर्म कारक कौन सा है? शिकारी ने शेर को देखा, शिकारी ने शेर को देखा। बताना एक बार कि शिकारी ने शेर को देखा, इसमें कर्म कारक कौन सा है? हाँ, शिकारी ने शेर को देखा, इसमें कर्म कारक कौन सा है? शिकारी ने शेर को देखा, इसमें कर्म क्या है ये बताओ। हम्म,
हाँ, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत शानदार मेरे बच्चों, बहुत शानदार। तो आप देखो यहां पर इस हिसाब से क्या आ जाएगा कि भाई शिकारी ने शेर को देखा, है ना। देखा किसको गया? शेर को देखा गया। मारा किसको गया? चिड़िया को मारा गया। मारा किसको गया? रावण को मारा गया। तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है ना, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह हमारा क्या होता है? वह हमारा कर्म कारक होता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से जान लेनी है। अच्छा, अगर आप यहां पर देखें, अगर आप यहां पर जानने का प्रयास करें, हाँ, अगर आप यहां पर जानने का प्रयास करें कि कर्म की पहचान आप कैसे कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हैं, कर्म का पता कैसे लगाया जा सकता है, कर्म का पता, कर्म का पता कैसे लगाएंगे, कर्म का पता कैसे लगाएंगे, कर्म का पता कैसे लगाएंगे, है ना। तो कर्म का पता लगाने के दो तरीके हैं, कर्म का पता लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कहां लिखें, कैसे लगाएंगे? कर्म का पता लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि क्रिया के साथ क्या लगाकर जो उत्तर मिले, क्रिया के साथ क्या लगाकर, क्रिया के साथ क्या लगाकर, ठीक है, क्या लगाकर, क्रिया के साथ क्या लगाकर जो उत्तर मिले वही हमारा क्या होगा? वही हमारा कर्म होगा। और दूसरा तरीका क्या होता है? क्रिया के साथ किसको लगाकर, क्रिया के साथ किसको लगाकर, क्रिया के साथ किसको लगाकर, डिस्को नहीं, किसको, किसको लगाकर, क्रिया के साथ किसको लगाकर जो उत्तर मिले वही हमारा क्या होता है? वही हमारा कर्म होता है। चाहे आप इन दोनों में चेक कर लो कि राम ने रावण को मारा, है ना, राम ने रावण को मारा, तो कहीं पर तो क्या फिट हो जाएगा, कहीं पर किसको फिट हो जाएगा। जैसे अगर आप यहां पर लगाओ राम ने रावण को मारा तो क्या मारा, ठीक है, क्या मारा, तो यहां पर आप चाहो तो क्या मारा? रावण मारा, ऐसे उत्तर लगा सकते हैं। पर किसको ज्यादा सेटिंग बैठेगा? जैसे ही आप मारा के साथ में किसको लगाओगे, राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण उत्तर आया, तो रावण कर्म हुआ। बहेलिये ने चिड़िया को मारा, तो किसको मारा? तो आप तुरंत बोलेंगे कि चिड़िया को मारा। शिकारी ने शेर को देखा, किसको देखा? तो किसको देखा? आपका उत्तर आ जाएगा क्या? कि शेर को देखा। किसको देखा? शेर को देखा। इस तरह से चीजों को समझना है, इस तरह से चीजों को जानना है। क्लियर हुई बात? ये पहचान है, ये आपके पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत मजबूती देंगे। ये क्रिया के साथ क्या लगाकर जो उत्तर मिले वो कर्म होता है, क्रिया के साथ किसको लगाकर जो उत्तर मिले वो कर्म होता है। और ये भी आप देख सकते हैं कि क्रिया पर जिसका फल, असर या प्रभाव पड़े वो भी कर्म होता है। यानी कि वो हर एक तरीका मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है जो आपको ये बता देगा कि कर्म क्या होता है। पहला तरीका कि आप पहचान कर सकते हो विभक्ति के साथ में कि विभक्ति के आगे जो है वह कर्म कारक है। पर दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान यह है कि अगर वहां पर ऐसी स्थिति हो कि इसकी कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाए, जैसे इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग, जैसे इसको भी डिस्कस करते हैं मेरे भाई हम लोग, कि जहां जहां कर्म कारक, जहां कर्म कारक, जहां कर्म कारक की विभक्ति, जहां कर्म कारक की विभक्ति, जहां कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाए, क्या हो जाए? को का लोप हो जाए, को का लोप हो जाए, को का लोप हो जाए। लोप होने का मतलब गायब हो जाए, गायब हो जाए, को का लोप हो जाए, को का लोप हो जाए। उस कंडीशन को हम देखते हैं। जैसे आप उदाहरण देखने का प्रयास करो, आप उदाहरण देखने का प्रयास करो। जैसे हमने यहीं पर देखा था कि सुरेश ने चावल खाए, सुरेश ने चावल खाए, जैसे आपने लिख दिया सुरेश ने चावल खाए, ये एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे मैं रोटी खाता हूं, मैं क्या करता हूं? मैं रोटी खाता हूं। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं जिससे हम इसमें वो कर सकें। दो एग्जाम्पल आप देखो। जैसे मैं रोटी खाता हूं, जैसे मैं रोटी खाता हूं, मैं रोटी खाता हूं, ठीक है, मैं रोटी खाता हूं, मैं रोटी खाता हूं। तो आप यहां पर एक चीज देखो, एक चीज समझने का प्रयास करो कि इन दोनों ही एग्जाम्पल में, इन दोनों ही एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? इन दोनों ही एग्जाम्पल में आपको को विभक्ति कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। ये को कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो अगर ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कारक की परिभाषा, ठीक है,
दूसरा क्या आएगा, कारक के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कितने भेद हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो पूछता है, कारक की विभक्तियां पूछ लेता है, कर्म की विभक्ति क्या है, कर्ण की विभक्ति क्या है, संप्रदान की क्या है, अधिकरण की सबसे ज्यादा पूछता है। और उसके बाद आपको वाक्य देगा ऐसे और पूछेगा इसमें ये बताओ कि कर्म कारक कौन सा है, इसमें कर्ण कारक कौन सा है, या ऐसे अंडरलाइन दे देगा कि बताओ ये कौन सा कारक है, बताओ ये कौन सा कारक है, इस तरह से। तो अगर आपको विभक्ति से पहचान करने की आदत होगी केवल, तो आपका क्वेश्चन फिर सही भी होगा या गलत भी होगा। बट आपको विभक्ति के साथ साथ अगर उसकी पूरी तरह पहचान करने का अभ्यास होगा तो आपका प्रश्न 100% सही होगा, और हम 100% क्वेश्चन पर ही जा रहे हैं। तो विभक्ति से पहचान आप ऐसे कर सकते हो, और इस तरह से भी आप पहचान कर सकते हो क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर। तो यहां से आप विभक्ति के माध्यम से पहचान ऐसे कर सकते हो, पर यहां पर विभक्ति नहीं है, तो यहां पर क्या आपके काम आएगा। तो यहां पर आप एक प्रश्न पूछो, इस वाली कंडीशन में आप एक प्रश्न पूछो, सुरेश ने चावल खाए, तो हम एकदम पूछेंगे क्या खाए, एकदम से क्या बोलेंगे, क्या खाए। ये क्रिया है हमारी, यहां पर ये क्या है, क्रिया। तो क्रिया के साथ हमने क्या लगाया, क्या लगाया, तो कहीं पर क्या लगेगा, कहीं पर किसको लगेगा। तो जैसे ही आप बोलोगे क्या खाए, तो मैं उत्तर दूंगा चावल, मैं उत्तर दूंगा क्या, चावल। और जैसे ही क्या या किसको लगाया गया क्रिया के साथ, और जो भी हमको आंसर मिला, तो तुरंत हमको पता लगेगा वहां पर कर्म कारक है, ये चावल ही यहां पर कर्म कारक है। क्या है, चावल ही यहां पर कर्म कारक है। जैसे अगर मैं यहां पर क्वेश्चन ये है कि मैं रोटी खाता हूं, और यहां पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कर्म कारक कौन सा है, तो खाता हूं है ना, खाता हूं, ये आपकी क्रिया हो गई। तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा कि मैं रोटी खाता हूं, भाई क्या खाता हूं, है ना, एकदम क्रिया के साथ क्या लगाओ, तो क्या खाता हूं, तो आप एकदम से उत्तर दोगे रोटी। तो जैसे ही यहां पर रोटी उत्तर आएगा, तो तुरंत आपको पता लग जाएगा कि रोटी तो भाई यहां पर कर्म कारक है। यानी क्रिया के साथ क्या और किसको लगाने से जो चीज पता लगती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कर्म कारक कहते हैं, जो भी उत्तर में मिलता है। और ये होता क्या है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो क्या खाया जा रहा है, चावल खाया जा रहा है, यानी खाने का प्रभाव चावल पर है। क्या खाता है, तो रोटी खाता है, खाने का प्रभाव रोटी पर है। तो आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि जहां पर कारक की विभक्ति को का लोप होता है, वहां पर आप कैसे पहचान कर सकते हो। यह हमारा कर्म कारक है, और यह इतना जबरदस्त फाउंडेशन आपका बिल्ड हो रहा है। जब आप जाओगे ना कहां पर, जो आपका अकर्मक सकर्मक वाले में मैक्सिमम बच्चा परेशान रहता है, इसके बाद जो मैं चीजें बता रहा हूं, इसके बाद जिंदगी में आपको अकर्मक सकर्मक में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कि जहां पर क्या और किसको का उत्तर मिल जाए, तो यानी कि वहां पर कर्म उपस्थित है, और जहां पर कर्म उपस्थित है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। स मतलब सहित, कर्मक मतलब कर्म वाली। तो यह बात आपको समझनी और जाननी चाहिए। क्लियर हुआ, मजा आया, क्लियर हो गया सारा पॉइंट, क्लियर हो गया सारा पॉइंट, हाँ क्लियर हो गया सारा पॉइंट। हाँ, अभी इस पर डिस्कशन मत करो कि ये सकर्मक है क्या कर्मक है, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कुछ बच्चों के लिए। हाँ, ये अलग है, कर्ता की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखो आप बात। क्लियर हुआ, थम्स अप करके बताओ, इज एवरीथिंग क्लियर, मजा आ गया। मुझे संतुष्टि हो रही है कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि मेरी एक आदत यह है कि चाहे मेरे से थोड़े से बच्चे नाराज थोड़ी देर के लिए हो जाएं, बट मैं कॉन्सेप्ट को तब तक रगड़ता रहता हूं बोर्ड पर जब तक मुझे संतुष्टि नहीं हो जाती। और संतुष्टि एक अनुभव है, एक फीलिंग है कि अब ये मेरे को संतुष्ट कर रहा है, तो निश्चित बात है ये हर एक बच्चे को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कर्म कारक है मेरे भाई। ये कर्म कारक के बारे में जो जो बातें मुझे बतानी थी वो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी। अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं तीसरे कारक पर, जिसका नाम है करण कारक। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है करण कारक। तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है मेरे प्यारे, तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है करण कारक। तीसरे नंबर पर हमारा क्या आ जाता है, करण कारक आपका आ जाता है। अब यहां पर जो ये कारक है, कारक का मतलब तो आपको पता ही है, करण का मतलब क्या है। तो करण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, करण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, करण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साधन। क्या होता है, साधन या माध्यम। साधन या माध्यम, माध्यम मतलब मीडियम, माध्यम। ये आपसे पूछ सकता है कि करण शब्द का मतलब क्या होता है। करण का मतलब होता है साधन या माध्यम, यानी कि जिसकी मदद से क्रिया पूरी करी जाती है। तो यहां पर करण कारक को आप किस तरह दिखा सकते हो कि जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से
जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है, क्रिया संपन्न होती है, जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है, जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है, पूरी होती है, उसको करण कारक कहा जाता है। यह बात आपको समझनी है, यह बात आपको बहुत अच्छे से जान लेनी है। करण कारक की अगर वो पेपर में पूछे कि भाई विभक्ति बता दो, क्या बता दो? करण कारक की विभक्ति बता दो, विभक्ति, करण कारक की विभक्ति आप लोग बता दो, तो आपको स्पष्ट रूप से बोल जाना पड़ेगा कि करण कारक की विभक्ति है आपकी से और के द्वारा। ये दो विभक्तियां हैं, क्या है? से और के द्वारा, से और के द्वारा। कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के दिए अपादान से मान। हाँ, हाँ। कोई बच्चा पूछ रहा है गुरुदेव कहाँ थे अभी तक आप? क्या पढ़ाते हो? धुआं धुआं हो गया, धुआं धुआं ही हो जाएगा। रुको, मैंने जो बात बोली है ना आपको कि हम 37 में 37 स्कोर करेंगे, वो डेफिनेटली हम लोग करने वाले हैं। अभी आप एक एक टॉपिक को मेरे साथ एंजॉय करते चलिए, इसको ये मत सोचिए। आप हिंदी से निश्चिंत हो जाइए। मैंने एक वादा आपसे मांग रखा है कि 9 बजे क्लास चलेगी। 9 बजे की क्लास 9 बजे ही होगी, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मोबाइल डाउन हो जाए, बिजली ना आए, कैसे भी करके करना है, कुछ भी हो जाए, ब्याह हो, शादी हो, नींद आ रही हो, 9 बजे की क्लास 9 बजे ही होगी। बस ये नियम ले लो आप, और जिसका ही नियम चलेगा 37 में 37 उसके हिंदी में आ जाएंगे। अब देखो क्या है, से और के द्वारा, तो जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है। तो जैसे उदाहरण देखो आप, तो इसकी पहचान क्या हो सकती है? उदाहरण हम लोग यहां पर लिखते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण में जैसे हमने यहीं पर लिखा था, पुराने वाले एग्जाम्पल भी लेते हैं। राम ने रावण को, राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा मेरे बाबू? बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। तो आप एक चीज देख सकते हो, आप बहुत सरल पहचान कर सकते हो। एक पहचान तो यही होती है कि भाई उसकी जो विभक्ति है उसके साथ में जो लगा हुआ है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा करण होता है। ठीक है, वही हमारा करण होता है। उसके साथ में जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल देखो यहां पर, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। दूसरा एग्जाम्पल हो गया जैसे हमने लिया था, रीमा ने, रीमा ने चम्मच से, चम्मच से, है ना, चम्मच से चावल खाए, चम्मच से चावल खाए। रीमा ने चम्मच से चावल खाए, आपने ये लगा दिया हमारा, रीमा ने चम्मच से चावल खाए। तो आप यहां पर बहुत सरलता से पहचान कर सकते हो कि भाई ये लगा हुआ है, परसर्ग हमेशा बाद में चलता है, तो चम्मच शब्द हमारा यहां पर आ जाएगा। चम्मच क्या हो जाएगा? चम्मच हमारा करण कारक हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल इसमें आप बहुत अच्छे से लेकर के चलो, समझ के चलो कि शिकारी ने, शिकारी ने तीर के द्वारा, शिकारी ने तीर के द्वारा शेर को मारा। शिकारी ने तीर के द्वारा शेर को मारा न, शिकारी ने तीर के द्वारा शेर को मारा। शिकारी ने तीर के द्वारा शेर को मारा। मुझे बताना इसमें करण क्या होगा? इसमें करण क्या होगा ये बताओ। हाँ, कोई पूछ रहा था ना कि सर अब तक कहाँ थे? मैं हिमालय में था, मेरी 90 वर्ष की अवस्था है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको एग्जाम्पल को ले लेते हैं, सौरभ ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, यहां पर ले लेते हैं एग्जाम्पल को, चौथे एग्जाम्पल को। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल यहां पर मेरा थोड़ा सा ये कि मैं बोर्ड को बेतरतीब तरीके से यूज कर लेता हूं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां पर लाइन खींच लेते हैं और यहां पर चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। बच्चे, बच्चे, हाँ उत्तर चाहिए मुझे, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या है? तीर आ गया। ठीक है, तो आप यहां पर पहचान कैसे कर सकते हो? पहचान आपके द्वारा के द्वारा, क्या है? के द्वारा। तो आप एक चीज नोटिस करो, जो यहां पर ही बात लिखी गई है कि जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है। तो राम रावण को मार रहे हैं, मारा किसके द्वारा जा रहा है? बाण के द्वारा मारा जा रहा है।
रीमा चावल खा रही है किसके द्वारा? चम्मच के द्वारा, यानी चम्मच माध्यम बन रही है, चम्मच साधन है। और शिकारी ने तीर के द्वारा शेर को मारा, तो तीर यहां पर साधन बन रहा है। ये हमारा यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे? ये हमारा यहां पर करण कारक हो जाएगा। बहुत सरल है, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और बहुत ही कम या बिल्कुल ऐसा देखा नहीं जाता है कि विभक्ति का लोप हो जाता है, परंतु फिर भी आप यहां पर देखने का प्रयास करो तो आपको चीजें पता लग जाएंगी। जैसे बच्चे गेंद से खेलते हैं, क्या लिख रहा हूं मैं? बच्चे गेंद से खेलते हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं। ये एग्जाम्पल आपने लिया, गेंद से खेलते हैं, तो बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो गेंद के द्वारा खेल खेला जा रहा है। तो आप यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हो, गेंद जो है वो माध्यम बन रही है खेले जाने का, तो यहां पर गेंद हमारा करण कारक हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो करण कारक में फिर उससे ज्यादा चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। करण का मतलब ये होता है जिसकी हेल्प से क्रिया संपूर्ण होती है, संपन्न होती है। शाब्दिक अर्थ होता है साधन या माध्यम। क्लियर? बहुत बढ़िया। ये क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार। हाँ, बच्चा बोतल से दूध पीता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं मेरे भाई, तमाम एग्जाम्पल। आप चाहे यहां पर 100 एग्जाम्पल लिख लो, हम मिलकर के 100 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पर मूलभूत बात यह है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमारा काम फिट हो जाएगा। तो हमने कर्ता कारक, हमने कर्म कारक, हमने करण कारक को समझ लिया है। अब चौथे कारक को समझते हैं। चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, क्लियर। आहा, चलो ये भी एग्जाम्पल एक डाल देते हैं ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और डाल देते हैं, नेक्स्ट पेज पे एक दो एग्जाम्पल और डाल देते हैं। जैसे ये बड़ा प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, जैसे ये बड़ा प्रसिद्ध एग्जाम्पल है कि मैंने क्या किया, मैंने उसे कलम के द्वारा पत्र लिखे। हाँ, कलम के द्वारा पत्र लिखे, कलम के द्वारा पत्र लिखे, कलम के द्वारा पत्र लिखे। आजकल तो ये व्हाट्सएप है और बहुत सारे चैटिंग ऐप्स हैं। हमारे जमाने में क्या होता था, चिट्ठियां लिखी जाती थी, मोहब्बत की जाती थी। हमारा जमाना था 90 वर्ष पहले की अवस्था। ये फोन वोन कुछ नहीं थे उस समय चिट्ठी लिखी जाती। तो गाने क्या गाए जाते थे, गाने क्या गाए जाते थे, गाने क्या गाए जाते थे कि लिखे जो खत तुम्हें वो तेरी याद में हजारों रंग के अफसाने बन गए। हाँ, तो कलम के द्वारा पत्र लिखे, मैंने उसे कलम के द्वारा पत्र लिखे। तो कलम यहां पर जो है वह साधन है, वह क्या है, वह साधन है, वह माध्यम है। और साधन या माध्यम को ही क्या बोला जाता है? माध्यम मतलब मीडियम, ठीक है, माध्यम मतलब मीडियम। अंग्रेजी माध्यम वाले पढ़ रहे होंगे तो उसको पता होगा, माध्यम मतलब मीडियम, माध्यम मतलब मीडियम। भाई इसकी मदद से, जिसकी मदद से कोई काम होता है, तो माध्यम यह है, तो साधन या माध्यम यह है, तो करण कारक हमारा यहां पर स्पष्ट रूप से हो जाएगा। ये आपको समझना और जानना चाहिए। बस इतने एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत है यहां पर। उसके बाद अब हम चलते हैं संप्रदान कारक पर। उसको थोड़ा सा देखना और समझना जरूरी है। वहां पर बहुत डाउट हो जाता है और बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। चौथे नंबर पर क्या जाता है? चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है संप्रदान। क्या आ जाता है? संप्रदान। चौथे नंबर पर हमारा क्या आ जाता है बाबू? संप्रदान आ जाता है। संप्रदान हमारा यहां पर आ जाता है। तो संप्रदान, सबसे पहले तो इस चीज को देखो यहां पर, सबसे पहले तो इसको देखो यहां पर कि संप्रदान जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? शाब्दिक अर्थ होता है इसका देना, है ना, देना, गिव। ये देने की सेंस में आता है। अगर आप इस शब्द को भी देखने का प्रयास करोगे तो इसमें क्या है? सम, प्र और दान। यहां पर आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है, पेपर में कभी क्वेश्चन बन जाए कि संप्रदान में कितने उपसर्ग हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा भाई साहब यहां पर 2 उपसर्ग हैं। यहां पर ये पहला उपसर्ग है, यहां पर ये पहला उपसर्ग है। ये उपसर्ग नंबर कितना है? ये उपसर्ग नंबर है 1, ये वाला।
और भाई साहब ये है उपसर्ग नंबर 2। और उसके बाद यहां पर शब्द जो मूल शब्द बचता है वो है दान, और दान का मतलब ही क्या होता है, दान का मतलब होता है देना। तो संप्रदान, दान मतलब देना, इसका देने की सेंस में है। तो अगर हम संप्रदान कारक के बारे में चीजों को जानने का प्रयास करें कि संप्रदान कारक का मतलब क्या है, तो जिसे कुछ दिया जाता है, सीधे बात है, जिसे कुछ दिया जाता है, जिसे दिया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है, ये लक्षण आपका आ जाएगा। जिसे कुछ दिया जाता है, ये पहला लक्षण आपका आ जाएगा। और जिसके लिए कुछ किया जाता है ना, जिसके लिए, जिसके लिए कुछ किया जाता है, जिसके लिए कुछ किया जाता है, जिसके लिए कुछ किया जाता है। तो जिसके लिए क्रिया होती है या जिसको कुछ दिया जाता है, जहां पर आपका देने का भाव रहता है, ठीक है, जिसको कुछ दिया जाता है यानी कि देने का भाव। इन एक एक पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना आप। देने का भाव जहां पर रहता है वहां पर संप्रदान होता है, यानी जिसे कुछ दिया जाता है, या जिसके लिए कुछ किया जाता है, यानी कि क्रिया जिसके लिए होती है ना, क्रिया जिसके लिए होती है, 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 ठीक है। जैसे इसकी अब पहले वो समझते हैं, इसकी विभक्तियों को समझते हैं, संप्रदान कारक की विभक्तियों को यहां पर लिखते हैं। तो विभक्ति कितनी है यहां पर, विभक्ति 2 है। विभक्ति कितनी है, 2 विभक्ति है। संप्रदान को और के लिए, संप्रदान को और के लिए। तो यहां पर अब सबसे बड़ा पॉइंट आ जाएगा, सर को तो कर्म कारक की भी थी। तो बाबू आपको मैं इसीलिए बोलता हूं हमेशा, या हर बच्चे को मैं इसीलिए बोलता हूं जिसको मैं हिंदी पढ़ाता हूं, कि केवल विभक्तियों के सहारे आप कारकों को निकालना न जाने, आप कारकों के संदर्भ में पूरी जान लगाएं और चीजों को समझने का प्रयास करें। इन लक्षणों पर सबसे ज्यादा ध्यान दें कि भाई वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि विभक्ति के माध्यम से निकल जाता है, पर अगर करण कारक भी वहां पर हुआ और कर्म कारक भी हुआ, दोनों की को विभक्ति होती है, तो आपका क्वेश्चन 50-50% पे चला जाएगा। बट जैसे ही आप यहां पर देखोगे कि भाई कर्म का मतलब तो क्या है कि जिसके ऊपर फल पड़ता है, और क्रिया के साथ क्या और किसको लगा करके आंसर के रूप में वो मिलेगा, वहां पर तो हमारा कर्म हो जाएगा। पर यहां पर यह है कि जिसको कुछ दिया जाता है, यानी कि देने का भाव जहां पर हो, और जिसके लिए कुछ किया जाता है, यानी कि क्रिया जिसके लिए होती है, उसको संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो और एग्जाम्पल समझने का यहां पर आप लोग प्रयास करो। उदाहरण, जैसे उदाहरण, मैं मां के लिए, मैं मां के लिए साड़ी लाया, मैं मां के लिए साड़ी लाया। एक बार बताना यहां पर संप्रदान कौन है, मैं मां के लिए साड़ी लाया, इसको बताओ। हाँ, हाँ, मैं मां के लिए साड़ी लाया, मैं मां के लिए साड़ी लाया। इस उदाहरण में संप्रदान कारक क्या है बताओ, इस उदाहरण में संप्रदान कारक क्या है। हाँ, क्या है, लिखो फटाफट, बहुत शानदार मेरे भाई। मैं मां के लिए साड़ी लाया। तो आप यहां पर देखो, यहां पर पहली पहचान आप कैसे कर सकते हो, पहली पहचान आप ये कर सकते हो कि के लिए है, के लिए के सामने जो भी कुछ है वही क्या है, वही संप्रदान कारक है, वही क्या है, वही संप्रदान कारक है। ये एक पहचान हो सकती है, ठीक है, ये एक पहचान हो सकती है। पर दूसरी पहचान ये भी है यहां पर कि जिसके लिए कुछ किया जाता है। तो मैं साड़ी लाया, किसके लिए, मां के लिए साड़ी लाया, क्या है, मां के लिए साड़ी लाई जा रही है। तो जिसके लिए साड़ी लाई जाती है, ध्यान से सुनना है, जिसके लिए कोई काम होता है वो आपका संप्रदान कारक होता है। जैसे एक एग्जांपल इसमें देखो आप, और हाँ, भिखारी को रोटी दे दो, जैसे हमने यहां पर लिखा, भिखारी को, भिखारी को रोटी दे दो, भिखारी को रोटी दे दो। तो मुझे इसमें ये बात बताओ कि इसमें आपका संप्रदान कारक कौन सा है, भिखारी को रोटी दे दो, भिखारी को रोटी दे दो, इसमें संप्रदान कारक क्या है आपका। हम्म, भिखारी को रोटी दे दो, बताओ। हाँ, ये गाना, गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये बात सुनो। तो भिखारी को, अब देखो यहां पर कितना बड़ा कंफ्यूजन है। अगर ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने डाल दूं ऐसे ही, और किसी का कोर कॉन्सेप्ट कमजोर हो, तो यहां पर आकर वो को के साथ में फंस जाएगा कि भाई को जो है, ये तो समझ में आ गया कि भिखारी यहां पर कारक है। तो यहां पर अगर पेपर में आ गया कि भिखारी को रोटी दे दो, और प्रश्न आ गया कि भाई बताओ इसमें कौन सा कारक है, और ऑप्शन में संप्रदान भी हो और ऑप्शन में कर्म कारक भी हो, तो कैसे काम चलेगा? तो आपको यहां पर देखना है कि यहां पर हो क्या रहा है। तो भिखारी को रोटी दे दो, तो जिसे कुछ दिया जाता है, देने का भाव, तो भिखारी के यहां पर देने का भाव है, भिखारी को कुछ दिया जा रहा है, तो भिखारी यहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिखारी यहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देने का भाव है। क्या है प्यारे? यहां पर देने का भाव है। यह बात आपको समझनी और जाननी चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट? और एग्जाम्पल देने की मुझे इसमें आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि सिंपल ही है। जैसे राम श्याम के लिए आम लाया, तो हम अगर कम में ज्यादा समझें तो उससे ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। ये कोर कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, भिखारी। इसी तरह से जहां पर भी देने का भाव रहेगा और जहां पर ये रहेगा जिसके लिए कुछ किया जाता है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। और इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ करके चलें। शब्दों को जब पकड़ा जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है, खेल खेला जाता है, तब आनंद अलग ही रहता है। हाँ हाँ, धुआं धुआं हो गया, मजा आ गया। अरे आएगा, मजा पूरा आएगा, मजा पूरा आएगा। हाँ, जबरदस्त तरीके से तैयार करके भेजूंगा मैं आपको। मेरे को 37 में 37 चाहिए, ये टारगेट है, ये कहने वाली बात नहीं है। मुझे 37 में 37 चाहिए। उसके लिए कितना मेहनत करनी पड़े, हमें मिलकर के हम मेहनत करेंगे। ठीक है, कितने लोग सेटिस्फाइड हैं? मतलब बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? जो शुरू वाले कॉन्सेप्ट हैं उनको थोड़ा सा गंभीरता से देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जाएंगे अपादान में। तो अपादान को समझने के लिए टाइम चाहिएगा, फिर टाइम ओवर हो जाएगा। बाकी 4 कल समझेंगे और उसको पूरा करेंगे। हम्म बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार। वाह जी वाह, मौज आ गई मेरे भाई। वाह जी वाह, कमाल है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। और आपने बहुत अच्छे चीजों को जाना होगा, बहुत अच्छे चीजों को समझा होगा। ब्लैक बोर्ड पर भी आपको मजा आया होगा। ब्लैक बोर्ड पर भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। और 37 में 37 को दिमाग में रखना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।